अभी जैसे मैं बात कर रही थी कि सिर्फ पेट्रोल महंगा होना से ये नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल ही महंगा हो रहा है, उसके साथ जुड़ी ज़राअत हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हर ज़रूरत ज़िंदगी एक आम आदमी को जिस जिस जगह से गुजरना पड़ता है एक दिन में, वो तमाम प्राइसेस जो हैं एट द एंड इवेंचुअली फ्यूल के साथ एडजस्ट होती हैं कि जी पेट्रोल महंगा हो गया, इस वजह से बाकी सब चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। और हुकूमत कभी हमसे पेट्रोलियम लेवी की मद में पैसे भी चार्ज कर रही है, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में पैसे चार्ज कर रही है, बहुत कुछ हो रहा है जिसमें गवर्नमेंट हमसे चार्ज कर रही है। एट द एंड इवेंचुअली रिलीफ नहीं हमें मिल रहा। अगर $75 फी बैरल भी फ्यूल हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, हमें फिर भी 300 का लेना पड़ रहा है। जी, आपके सवाल के बहुत से पहलू हैं, लेकिन ज़्यादा अहम पहलू जो डिस्कशन का है कि आया इस मुश्किल वक्त में हमारे हुकूमत की तरजीहात जो हैं वो पीपल सेंट्रिक या लोगों की बेहतरी की तरफ हैं, या वो सिर्फ अपना डे टू डे कारोबार चलाने की तरफ ज़्यादा है। जो मेरा असेसमेंट ये है, और बहुत से लोग मेरे से इत्तफाक करते हैं, कि हुकूमत जो है वो ज़्यादातर जो है वो टैक्स कलेक्शन पे उनका जोर है, ना कि उस कलेक्शन कहाँ स्पेंड किया जाए। तो ये जो आपका सवाल है कि ऑयल की प्राइसेस के अंदर जो दोबारा से कमी हुई है वो पास ऑन क्यों नहीं हो रही, ये जो पेट्रोलियम लेवी होती है ये कोई टैक्स नहीं है, ये आम तौर पे किसी इमरजेंसी के लिए लगाई जाती है। जब फ्लड्स आए थे तो इसको लगाया गया था सुपर टैक्स की तरह, लेकिन ना सिर्फ उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं बल्कि उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में हुकूमत अपने अखराजात को पूरा कर सके। तो जब एक हुकूमत कर्ज के ऊपर और सिर्फ अपने अखराजात पे तवज्जो ज्यादा देगी तो फिर लोग इग्नोर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। काबिल एहतराम हारून भाई, मैं तो मौशियत का एक तालिब इल्म हूँ और आप माशाल्लाह मौशियत को के एक्सपर्ट हैं। मैंने जो स्टडी किया, मैंने जो पढ़ा, तो पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा जो था वो हुकूमती दावा जो है वो मुझे समझ नहीं आया, कोई बेबुनियाद सी बात लग रही है, क्योंकि 10 माह में पावर सेक्टर का जो कर्जों में कमी की बजाय 240 अरब का तो अजाफा मुझे नज़र आ गया। वो कह रहे थे कम हो गया, मुझे इजाफा नज़र आ गया। एक तो मुझे ये समझा दे, मैंने अंग्रेज़ी में था, गलत तो नहीं पढ़ा कहीं। दूसरा मुझे ये भी समझा दीजिएगा कि पूरे मुल्क में लोड शेडिंग जो है उसका जिन फिर बाहर निकल आया। हर जगह जनाब लोड शेडिंग, आप गली मोहल्ले जिस जगह जाएं लोड शेडिंग लोड शेडिंग। हमारे पास वाफर बिजली मौजूद है, पेट्रोल का मसला है, असल कहानी क्या है? दोनों सवालों का जवाब दे दे तो बड़ा मशकूर हूँगा जनाब हारून भाई। जी, किसी भी इकोनॉमी के अंदर कुछ बड़ी, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक फॉल्ट लाइंस होती हैं जो स्ट्रक्चर खराब होता है। पावर सेक्टर हमारी इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है जिसका इम्पैक्ट हर बिजनेस पर आ रहा है, हर टैक्सेशन की पॉलिसी पर आ रहा है, और हमारा कर्ज जो बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर आ रहा है। और दूसरा, जैसे हमें पता है कि हमारा जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है कि हम कम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, ये क्रॉनिक हमारे फैक्टर्स हैं। अब पावर सेक्टर के सवाल का पहला जो गर्दिशी कर्जा है, मेरा जवाब ये है कि वो कम नहीं हो सकता जब तक आप बिजली बनाने का स्ट्रक्चर ना बदलें। हम महंगी बिजली बनाते हैं, बाहर के इंपोर्टेड गैस पे डिपेंडेंट बिजली बनाते हैं, और फिर हम उसको सब्सिडाइज करके सस्ती बेचते हैं, और गवर्नमेंट जो कट लेती है उसको वो कर्ज से फिल करती है क्योंकि उसके पास इनफ रेवेन्यूज नहीं है। अब ये हम उसको विंडो ड्रेसिंग करने के लिए कभी बैंकों को पास ऑन करते हैं, कभी रीस्ट्रक्चर करते हैं, कभी कहते हैं हम आईपीपी से रीनिगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ बिजली बनाना है बल्कि कैपेसिटी पेमेंट का जो हमने साइन किया हुआ है वो भी गर्दिशी कर्जे में शामिल होता है। इसका हल एक ही है कि हम अगर अपना एनर्जी मिक्स बदलें, बिजली की कीमत को सस्ती करें, और लोग डिमांड मैनेजमेंट करें कि हम कम बिजली इस्तेमाल करें और ऑल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ मूव करें अगले 5-10 साल में। अदरवाइज ये गर्दिशी कर्जा आप देख रहे हैं पिछले 15 बरस से, मुझे याद है कोई 15 साल पहले उस वक्त जो आर्मी चीफ थे मुझे कहीं मिले, जनरल कियानी थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या हम वाकई इससे निकल आएंगे। अनफॉर्चुनेटली आज इसको 15 बरस हो गए, हम वहीं फंसे हुए हैं। आपका जो सवाल का जो दूसरा एंगल है, दैट वाज अगेन लिंक टू, आप मुझे रिमाइंड करेंगे? लोड शेडिंग का जिन बाहर निकल आया। जी,
अब जब हमने पिछले बहुत सालों में जब लोड शेडिंग होती थी तो सारा जोर जो है बिजली की जनरेशन पे लगा दिया। मैं इसको एक ओवरऑल पॉलिसी का फेल्योर कहता हूं कि हम सिर्फ जैसे होता है ना जी, पैच वर्क करते हैं कि इसको फिक्स कर लो, दूसरे को ना करें। तो वहां पर फिर ये हुआ कि जब आपने सारा जोर वहां लगा दिया, आपने महंगी बिजली के कारखाने भी लगा लिए, लेकिन हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को आपने सिस्टम को बेहतर नहीं किया, ट्रांसमिशन के सिस्टम को बेहतर नहीं किया। जो ही डिमांड बढ़ती है गर्मियों में, गर्मी पड़ती है, ट्रांसमिशन का सिस्टम बैठ जाता है, तो हम फिर उस बिजली की खपत जो सरप्लस पड़ी है वो भी आपको लॉस आपका दे रही है, क्योंकि आपका डेट बढ़ रहा है और आप लोगों को भी नहीं दे पाते। बट सर अभी जो एक सिचुएशन है जिसमें हर तरफ यही है कि इंटरनेशनल मार्केट को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी तभी बेहतर होगी जब हम जो है वो बाहर से पैसा लेकर आएंगे, बाहर के इन्वेस्टर्स को जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आके। लेकिन जो मुकामी इन्वेस्टर्स हैं उनको तो किसी तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर रहे। तो ये गवर्नमेंट की कैसी पॉलिसी है? वो तो यहाँ पे अगर सनतकार खुशहाल होगा तो ही हम बाहर से इन्वेस्टमेंट को यहाँ ला सकते हैं ना। जी, ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, ये उनकी विश लिस्ट है कि जी हम बाहर से पैसा ले आएंगे को बहुत ज्यादा और अचानक पाकिस्तान ठीक हो जाए। देखिए, इकोनॉमिक्स जो कहती है उसको हमें समझना है। इन्वेस्टर जो होता है वो दुनिया का बुज़दिल तरीन इंसान होता है। जब तक उसको अपने पैसे की प्रोटेक्शन और अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती वो पैसा नहीं लगाता। हमें अपने लोकल इन्वेस्टर के लिए वो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में तब्दीलियां करनी है जो हमारे कंपेटिटर कर रहे हैं। अभी आप देखिए, रिसेंटली इंडिया ने ईयू के साथ ट्रेड डील की है। टर्की ने 1 माह पहले तकरीबन टैक्सेस को स्लैश कर दिया है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। हमारा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और हमें मैसिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की चेंजेस करनी है। जब हम वो नहीं कर पाते हैं तो हम एक पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट के लिए दौरे करते हैं, एमओयूज दिखाते हैं, फिर कहते हैं इन्वेस्टर बहुत आ रहे हैं, लेकिन हमें एविडेंस कहता है कि बाहर का इन्वेस्टर तब आएगा जब लोकल इन्वेस्टर इस मार्केट में रिस्क लेना शुरू करेगा। एंड इट्स अबाउट टाइम कि हुकूमत लोकल इन्वेस्टर को तरजीह दे। हारून भाई, शार्प सा सवाल है, शार्प जवाब दीजिएगा। फिजा ब्रेक पे जाने लगी है। मेरे पंजाब में जनाब बड़ी बसें आ गई हैं, मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं और वो जनाब इलेक्ट्रिक से चल रही हैं। आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है पाकिस्तान पंजाब का फ्यूचर जो है उसमें क्लाइमेट भी बेहतर हो जाएगा और सारी रहमतें हो जाएंगी। ये सिर्फ ये बातें मेरे ख्वाब ही हैं, कोई हकीकत नजर आती है आपको? जैसे मैंने अर्ज किया कि मूवमेंट टुवर्ड्स जो आपका हेल्दी फ्यूल्स हैं वो अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आया ये हुकूमत का काम है कि टैक्स पेयर के पैसे से खरीदे, या आप इंसेंटिव दें और इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके इन बसों को लाएं और मेंटेन करें। अदरवाइज इनके किराए को और सब्सिडी को जैसे हम करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, टैक्स पेयर सब्सिडाइज करता रहेगा और एक वक्त आएगा कि फिर ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे।